नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जब से ये बिहार में भी पटकी लगी है, तब से कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब ये क्या गड़बड़ है समझ में आ नहीं रहा है। वंदे मातरम पर करीब 10 घंटे की चर्चा लोकसभा में रखी गई, उतनी ही राज्यसभा में रखी जा रही है। पहले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया, दूसरे दिन यानी राज्यसभा में अमित शाह इनिशिएट करेंगे। यानी जो केंद्र में सत्तारूढ़ हैं, उसकी दो टॉप लीडरशिप विषय को भी गंभीरता से ले रही है और पार्लियामेंट को भी गंभीरता से ले रही है, और ये मामला जन जन तक पहुंचे ऐसा प्रयास, ऐसी नीयत दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो अगर कांग्रेस पार्टी को इस बात की शंका थी कि ये दोनों अटैक करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि वंदे मातरम को अगर किसी ने खंडित करके दो पैरा में उसको स्वीकृति दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी, तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए थी। और जो नेता प्रतिपक्ष बना बैठा है लोकसभा में, उसको सामने आकर के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, और जरा ठीक तरीके से देनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी सदन में ही नहीं आए, दिखाई ही नहीं दिए लोकसभा में। चर्चा से पहले जरूर जो बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, प्ले कार्ड और बैनर लेकर के, वहां रोजाना दिखाई दे रहे थे, पर वहां भी मोबाइल में घुसे हुए दिखाई देते थे। इधर इनके जो शुभ चिंतक हैं, राजदीप सरदेसाई से लेकर के और सत्य असंत असत्य चैनल वाले और कुछ दूसरे लोग भी, वो अब इनसे इनसे इनके प्रति उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें से कुछ कहने लगे हैं कि इनसे बेहतर तो ममता बनर्जी है। एक का कहना था कि नहीं नहीं, केजरीवाल इनसे बेहतर है। तो ये जो स्थितियां बन गई हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं भाऊ तोरसेकर जी से। तो भाऊ को जोड़ लेते हैं और चर्चा शुरू करेंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप अशोक वानखेड़े का कुछ चर्चा कर रहे थे भाऊ। एक तरफ तो उनके सपने हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की पहुंच हर गांव तक होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये संसद से गायब, महत्वपूर्ण चर्चा से ही गायब, और जब चुनाव में प्रचार की बारी आती है तो वहां मछली पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखो, बात ये है ना कि इनकी एक अलग दुनिया है, हमारी और उनकी दुनिया अलग है। हम क्या करते हैं कि हमारी जिंदगी जो है, हमारे आसपास जो होता है उससे रिलेटेड रहते हैं, वो उससे रिलेटेड नहीं है। उनकी अलग दुनिया है। वो अपनी, जैसे वो भंग पीने वाले होते हैं या कुछ नशा करने वाले होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है। मुझे मैंने शायद इसके पहले कहीं बोल दिया था एक चुटकुला कि दो बेवड़े कहीं एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े हुए बैठे, रात देर निकल चुकी है और वापस घर जाने की याद भी उनको नहीं है, तो एक दूसरे को बोलता है कि यार मैंने सोच लिया है कि पूरी धरती, पृथ्वी ही खरीदने का सोच रहा हूं। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता। तो पहला बोलता है क्यों? मैं बेचना नहीं चाहता। तो ये जो आपने नाम लिए है सब कांग्रेस के पुरस्कृत या कांग्रेस के चमचे पत्रकार है, और राहुल गांधी, उनकी एक अलग दुनिया है। वो अपनी दुनिया में रहते। अब वो आपका अशोक वानखेड़े, उसको तो कांग्रेस में हर जगह स्लीपर सेल दिखाई देते। सत्य हिंदी का है, उसे हर जगह आशुतोष को नेहरू दिखाई देते हैं। तो ये कोई
तालमेल के है ही नहीं मोदी और शाह के सामने। और मोदी और शाह 24 घंटे नहीं, सपनों में भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये इनसे टकराएंगे तो क्या टकराएंगे। और एक बात है कि शायद माँ ने या बहन बहन ने या बाकी सारे हैं, उन्होंने राहुल को रोक लिया होगा कि भाई या इतना भी मत करो कि जाके न परना न की इज्जत ही निकाल कर आ जाओ। तो वंदे मातरम के बारे में अगर मोदी, शाह, बीजेपी या आरएसएस के लोग बोलने वाले हैं तो पूरे के पूरे पुरखों की इज्जत निकाली जाएगी। ये तो कम से कम सोनिया गांधी तो जानती है, प्रियंका वाड्रा जानती होगी, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी होगी उसको कि भाई कुछ भी कर लेकिन ये चर्चा में तू जाना नहीं, वरना वो हाजिर होते। क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, ये पुराने पुराने सब इंसिडेंट घटनाएं निकालकर आपने वंदे मातरम और जय हिंद को और देश की इज्जत को कैसा तार तार किया है, इस पर मोदी बोलेंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे। ये बिल्कुल जानते थे कांग्रेस वाले, और इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी को रोका गया तो मैं मानता हूं कि वो आना चाहेंगे, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से और परिवार की तरफ से रोका गया होगा कि भाई मत जाओ, ऐसी भी इतनी भी गलती मत करो कि पार्टी के पुराने वर्कर है वो तुमको ही पीटे और हमको भी पीटे। क्योंकि इसको उतनी तो अकल है नहीं। अभी अभी मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया, राहुल, उन्होंने उद्धव ठाकरे वगैरह अपोजिशन के लीडर है, तो महाराष्ट्र में चुनाव होकर 1 साल निकल गया और 1 साल के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा में किसी को भी नेता विपक्ष की घोषणा नहीं हुई है। और इसका कारण सीधा साधा है कि कम से कम एक पार्टी में 29 एमएलए चाहिए तो ही उसको लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित किया जा सकता है, उतना तो नहीं है। तो इसलिए उबाठा सेना के भास्कर जाधव और कांग्रेस के जो गुट नेता है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला कि ये विपक्ष के 233 एमएलए होकर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतना तगड़ा मेजॉरिटी होने के बावजूद लीडर ऑफ अपोजिशन से डरते हैं। तो मैंने बोला, मैंने उस पर वीडियो किया है कि ये देवेंद्र फडणवीस का और बीजेपी का सम्मान कर रहे हैं या उनको सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास संख्या नहीं है इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया नहीं जाता, इसको आप डरपोक बोल रहे हो, तो नेहरू ये देश का पहला प्रधानमंत्री डरपोक था। 1952, 52, 57 या 62 से लेकर 67 तक पहले 4 जनरल चुनाव होने के बाद लोकसभा में कोई अपोजिशन लीडर नहीं था। क्यों नहीं था? संख्या के कारण नहीं था। और संख्या के कारण अगर अपोजिशन लीडर डिक्लेयर नहीं किया जाता तो उसका मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरपोक है। तो आप देवेंद्र फडणवीस का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम नेहरू को डरपोक बोल रहे हो, तुम इंदिरा जी को डरपोक बोल रहे हो। तो मान कहाँ होता है, सम्मान कहाँ होता है, इसका भी जिनको पता नहीं है उनके मेरुमणि है राहुल गांधी। अगर वो ऐसे विषय में पार्लियामेंट में, लोकसभा में हाजिरी लगाते हैं तो क्या होगा और क्या बोलेंगे, इसकी कल्पना करो तो उनकी गैर हाजिरी का कारण आपको समझेगा। भाव अभी ज्यादा दिन हुए नहीं हैं, पुतिन साहब जब भारत के संक्षिप्त दौरे पर आए थे तो कांग्रेस ने इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि एलओपी को राष्ट्रपति भवन के राजकीय भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को नहीं बुलाया गया। चलो, मल्लिकार्जुन खड़गे तो फिर भी राज्यसभा में बैठे हुए दिख जाते हैं, हस्तक्षेप भी करते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं। राहुल गांधी के बारे में तो आप नहीं कह सकते ये सब बातें कि वो अपने काम को, संसदीय दायित्व को गंभीरता से लेते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने ओपनली बोला ना, वो व्योटरी का जो
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा आप कोर्ट में जाने वाले हैं क्या, तो उन्होंने बोला लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर लोकतंत्र संविधान से आया है तो संविधान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट राहुल गांधी का कहना है कि मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं गैर जिम्मेदार हूं। अगर कोई गैर जिम्मेदार फॉरेन डिग्निटरी के सामने आता है तो कोई बचकानी हरकत करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए उनको बुलाया नहीं था, कोई भरोसा नहीं। और आपको याद होगा पार्लियामेंट में वो दौड़ते दौड़ते गए और जबरदस्ती मोदी जी के गले पड़े थे प्रधानमंत्री के। उस वक्त की जो सभापति महोदया थी उन्होंने उनका कान पकड़ा था। उसके बाद कल परसों की बात है, बिहार के चुनाव में प्रचार को गए, चुनाव का प्रचार रहा अलग, ये पहुंचे मछली पकड़ने तालाब में और अचानक से नौका से उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई, उनकी सिक्योरिटी की भागदड़ भगदड़ हो गई। तो ये इंसान भरोसे का नहीं है, ये पार्टी के कहीं जाते शिविर के लिए और शिविर छोड़कर कुछ शेर की सफारी देखने चले जाते हैं। तो ऐसे इंसान को नहीं, देखो प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल में हर चीज तय होती है। आप यहां से आएंगे, यहां रुकेंगे, यहां मुड़ेंगे, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, किसको इनवाइट करना किसको ना करना इतने पर बात नहीं होती, आपको एक एक कदम गिनकर रखना पड़ता है कि यहां आओ, यहां से टर्न हो जाओ, यहां रुको, यहां नमस्कार करो, यहां हस्तांदोलन करो, इतना होता है। इस इंसान का वो भरोसा दे नहीं सकता ना कोई कि भाई समय पर ये बताया हुआ कुछ करेगा। अगर नहीं करेगा तो प्रोटोकॉल का सत्यानाश हो जाता है। तो अच्छी बात है, इनको दूर रखो वहां से। हम हमारे घर में अगर शरारती बच्चे होते और कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ जाते तो बच्चों को दूर रखते, तो दूर रखने का कारण क्या होता है, कि हमारे बच्चे छुपाए जाते या नहीं। हाँ, जो कुछ प्रोटोकॉल है, सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर आँच ना आए। तो राहुल गांधी ऐसा शरारती बच्चा है, पैम्पर्ड किया हुआ है, उसको कुछ भी बातें नहीं समझ में आती। भले वो 57 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी बचकानी हरकतें चालू है। तो इसलिए इनको नहीं बुलाना जरूरी था। और अगर वो अपमान मानते हैं तो मैं सीधे सीधे आरोप करता हूं कि आपका अपमान करने के लिए ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपका अपमान हो, ये इस देश के बहुत सारे वोटर की इच्छा है, और अगर उसकी पूर्ति मोदी, शाह या और कोई कर रहा है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि संविधान और प्रोटोकॉल से भी ऊपर अगर कोई है तो जनता है, और जनता की इच्छा है। इन्होंने देश का लगातार अपमान किया है, इनका अपमान होना चाहिए। अब मैं उठकर तो नहीं जा सकता, उनके घर में सिक्योरिटी है, मैं नहीं इंसल्ट कर सकता। अगर मोदी, शाह या जो बाकी का प्रशासन है उसके हाथ में है तो उनको जनता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, इनको अपमानित करना ही चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भाव आपने कर दी है, और निश्चित रूप से लगता तो यही है जिस तरीके से राज्य दर राज्य अब कांग्रेस को दफन करती जा रही है प्रदेशों की जनता और देश की जनता भी। ये तो बहुत उछल रहे थे जब 99 सीटें आ गई थी, विक्ट्री का साइन बना करके चारों खड़े भी हो गए थे, फोटो भी खिंचवाए थे इन्होंने, और कहा था कि 240 सीटें जीतने वाले मोदी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है सरकार बनाने का, और खुद की जीत बता रहे थे 99 सीट पर। लेकिन पब्लिक है, वो देखती भी है, समझती भी है, और जमीन पर पटकना भी जानती है। उसके बाद देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, 4 राज्य मोदी जी को दे दिए, उनकी झोली में डाल दिए, और और झारखंड में ढीला कर दिया है। 2 दूसरे राज्य, वहां हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया।
उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एक सांसद ने भाऊ 2 दिन पहले राज्यसभा में खड़े होकर के ये कहा, और वो राहुल गांधी जैसों को सुनना चाहिए जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि फेयर इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में। हमने और कांग्रेस के गठबंधन ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। तो जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला बनते हैं तो फेयर इलेक्शन है। झारखंड में हेमंत सोरेन बनते हैं तो फेयर इलेक्शन है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में अनफेयर इलेक्शन है। नहीं, वो तो ये देखो, मुझे मुझे उसमें हंसी भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं आता। मुझे अगर दया आती है तो राहुल के समर्थन में उतरे हुए जो बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, विश्लेषक है, या उनकी ही पार्टी के लोग हैं, उन पर दया आती है मुझे। क्यों? क्योंकि ये बचकानी हरकतें चलती है, बालिश और फुलिश जो चीजें होती है, उसका उनको समर्थन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है बिहार का जो गिनती चल रही थी उस दिन हमने एक आपके ओसीएन नेटवर्क पर, चैनल पर जो विश्लेषण किया था, शाम को पूरा नहीं हुआ था रिजल्ट, लेकिन क्लियर रुझान आ गए थे। उस वक्त एकलव्य ने बोला था, आपको याद होगा, कि मैं वो जो जाता है किसी चैनल पर, तो वहां चैनल पर जो होता है, लेकिन डिबेट के पहले और डिबेट के बाद में चाय या कॉफी चलती है, उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान लेते हैं कि राहुल गांधी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, लेकिन विचारों को पब्लिकली बोल नहीं पाते, पब्लिकली बोल नहीं पाते। ये इनकी जो मजबूरी है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रही है, कोई नई बात नहीं है, और बहुत पहले की है। मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले की बात है। मैं हमेशा वो रिफर करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया को, जो जयराम रमेश ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अच्छे और शालीन शब्दों में कहा था, राहुल गांधी एक नंबर का बेवकूफ है। यहां तक बोला था, बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन हम चुनाव में 14 के चुनाव में जा रहे हैं और राहुल गांधी 19 के चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसा उन्होंने 10 साल 11 साल पहले कहा था जयराम रमेश ने। आज अगर जयराम रमेश वही राहुल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बचकानी हरकतों का समाधान कर रहे हैं, तो उन पर दया आती है, गुस्सा नहीं होते। देखो, एक बात होती है, कोई शराबी है, वो गटर में पड़ा है, कपड़े खराब हुए, फटे हैं, और गालियां दे रहा है, उसके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे, और फिर भी उसकी बेचारी लाचार बीवी उसको संभाल कर घर कर लेकर जा रही है, तो हमको उसके बीवी की दया आती है, गुस्सा नहीं होते। मन में वो सोचते कि मरने दो साले को, क्यों गटर से उठाकर लेके जा रही, तो हमको उस पर गुस्सा नहीं होता। वैसे ही उस राहुल गांधी को संभालने वाले ये जो लोग हैं, कांग्रेसी है या बुद्धिजीवी है या जो कोई विनोद शर्मा वगैरह ऐसे लोग हैं, उन पर दया आती है। क्या बेचारों की हालत है। जो डिफेंडेबल नहीं है वो डिफेंड करने में लगे रहना पड़ता है। इससे और शर्मिंदगी क्या है। थूको और चाटो, कितनी शर्मिंदगी आप सोचो, कितनी। इनके ही पहले वीडियो देखो, 14 नवंबर के पहले 1 महीने 1.5 महीना इन्होंने चलाए हुए जो मुद्दे थे वो देखो, और आज उनकी भाषा देखो, तो समझ में आता है वो खुद का ही थूक चाट रहे। तो चाटने तो हम क्या कर सकते हैं, हमको दया आ सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उनको निकलना पड़ेगा। देखो, हम किसी को, जो एक मराठी में हमारी स्कूल के जमाने में कविता होती थी, उसमें बढ़िया था, तो तोता बोलता है चिड़िया को, अगर तेरा घर बिगड़ गया तो मेरे पिंजरे में आके रहे, तो मतलब भाड़ में गया तेरा पिंजरा, ऐसा उसका मायना था। तो तोता अगर पिंजरे में खुद को, भले सोने का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लेकिन तो पिंजरा है, वो उसमें उसकी दुनिया अगर सिमट जाती है तो उसको वहां से बाहर निकलने में डर लगता है। दरवाजा खुला रखो और बाहर निकालो, फिर भी वो आकर पिंजरे में बैठेगा। ऐसी इन लोगों की हालत हो गई। तो हम उनको क्या
समझा सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं बाबू मुझे गया होता। इधर में कुछ डिबेट सुन रहा था। एक वो अभय दुबे जो है, CSDS वाला, सब जानते हैं कि वामपंथी भी है और कांग्रेस का बहुत बड़ा वो लटकन रहा है। वो अभी हाल में कह रहा था कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तो अरविंद केजरीवाल हो सकता है अपोजिशन का लीडर। इसी तरीके से कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ममता बनर्जी बेहतर लीडर हो सकती है, बेहतर चॉइस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनके समर्थकों में भी अब भगदड़ मच रही है, विचलन है, लोगों की समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि ये तो कहीं टिक ही नहीं सकता है मोदी के सामने। हम लोग तो खैर अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में अब क्यों आया है, इतनी चपत लगने के बाद, इतना पिटने के बाद। नहीं, आपकी समझ में ढंग से नहीं आया। आप पहली बात समझ लो, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ये केजरीवाल या ममता के समर्थक नहीं है। एक्चुअली जिसको एंटी बीजेपी फ्रंट, यूपीए हो या कोई इंडी अलायंस हो, वो अलायंस किसी पार्टी का नहीं, इनके दिमाग की उपज है कि बीजेपी को हराना है तो सारे के सारे अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वोट विभाजन टालना पड़ेगा, तभी ही हरा सकते हैं। तो ये चुनाव के अखाड़े से बाहर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने ये फ्रंट बनाई है। अगर ये आज बोलते कि इनसे तो केजरीवाल अच्छा था, क्योंकि केजरीवाल भी उस इंडिया अलायंस का एक समय हिस्सा था और इनकी ही दबाव में इंडी अलायंस में चला गया था। ममता दीदी भी इनकी प्रेशर के कारण इंडी अलायंस में है, उसकी राहुल गांधी से तो जमती नहीं है। इसका कारण समझो आप कि ये सूत्रधार है, ये आका है। कांग्रेस अगर ज्यादा वामपंथी भाषा में बोलते हैं राहुल गांधी, तो क्योंकि ये इनके आका है। तो अभय दुबे का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लीडरशिप के बारे में, कांग्रेस के बारे में नहीं। वो कांग्रेस के समर्थक है ही नहीं, वो एंटी बीजेपी है। देखो एक बात समझ लो कि एक एक समय था 8-10 साल पहले, जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान को हराया था। तो हमारा एक दोस्त इतना खुश था, उसने 2-3 पोस्ट फेसबुक पर डाले थे। तो मैंने बोला यार, जिम्बाब्वे ने हराया, तू क्यों खुश हो रहा है? बोला नाक तो पाकिस्तान की कटी है ना। तो उसको पाकिस्तान हारने से खुशी थी, जिम्बाब्वे के जीत से खुशी नहीं थी। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, अभय दुबे हो या वो अशोक वानखेड़े हो या आपका आशुतोष हो, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं, ना केजरीवाल, ना ममता, ना किसी के समर्थक नहीं है। वो एंटी बीजेपी है। तो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलो, हम उसके समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस के दलाल सोचना गलत है, ये खुद ही एंटी बीजेपी है। अब देखो महाराष्ट्र में हमारा निखिल वागड़े है, कुमार केतकर है, उनकी उम्र चली गई बाला साहब के खिलाफ लिखते लिखते लिखते। आज वही लोग उद्धव का समर्थन कर रहे, तो क्यों? तो वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे या बाल साहब ठाकरे के खिलाफ नहीं थे, वो आरएसएस के खिलाफ थे। और जबकि बीजेपी और शिवसेना मिलकर राजनीति कर रहे हैं, तो आरएसएस को गाली देना है, इसीलिए तो बाला साहब को गाली देना है। लेकिन अगर उद्धव आरएसएस से छिटक गया, बीजेपी से निकल गया और आज आरएसएस के खिलाफ बोल रहा है, तो केतकर और निखिल वागड़े वगैरह जो पब्लिक है, वामपंथी है खुद को, तो वो उद्धव के भी समर्थक हो गए, राज ठाकरे के भी समर्थक हो जाएंगे अगर राज ठाकरे आरएसएस के खिलाफ बोलता है। तो हमें यह समझना जरूरी है, हम इनको कांग्रेस का दलाल समझते, वो मत समझो। उनका अपना एजेंडा है, वो सबसे ज्यादा आरएसएस की नफरत करते हैं। तो कांग्रेस की भी नफरत करते, केजरीवाल की भी नफरत करते, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी नफरत करते हैं, उससे कम जिसकी नफरत करते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, उसके लिए उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो उनका एजेंडा है।
अब कांग्रेस की बुरी हालत ये है या उद्धव की बुरी हालत ये हो गई है कि इनके पिछलू होकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना एजेंडा बना दिया। अब देखिए, आपको याद दिला दो, जब गुजरात में रथ यात्रा के बाद रथ यात्रा में अडवाणी को अरेस्ट किया समस्तीपुर में, तो बीजेपी ने लालू प्रसाद हो, मुलायम यादव हो या गुजरात का चिमन भाई पटेल हो, उनको जो बीजेपी का सपोर्ट था जनता दल का, तो विड्रॉ कर दिया। तो तीनों जगह कांग्रेस ने जनता दल के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस को हराकर मुख्यमंत्री बने, उनके समर्थन में कांग्रेस आ गई। किस लिए आ गई कि ये जो वामपंथी वगैरह आप बोल रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ है और इनके प्रेशर में कांग्रेस ने इनको संभाला। अब देखो, 28 एमएलए होकर भी बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है, इसलिए कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन किया। केजरीवाल ने किसका खात्मा कर दिया दिल्ली में? कांग्रेस का खात्मा कर दिया। तो कांग्रेस ने ये, अब कांग्रेस का दिमाग ठिकाने आ रहा है कि भाई अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमको नोच नोच कर जो बड़ी पार्टियां बने, क्षेत्रीय पार्टियां बने, उनको खत्म करना पड़ेगा। और राहुल गांधी उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। तो इससे कांग्रेस को खड़ा होने में 10-15 साल लगेंगे, लेकिन तब तक बीजेपी कंटिन्यू होगी। ये अभय दुबे जैसे वामपंथियों का दुखड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। 2016-17 जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, फिर अगले राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, जो वनवासी आदिवासी समुदाय से आती हैं। 3-4 मुख्यमंत्री, बल्कि 5 मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक ऐसे अननोन पहली बार चुने गए एमएलए मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। महाराष्ट्र में जब अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। अभी हाल की अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा, इन 4 राज्यों में अननोन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जहां जहां जरूरत समझी गई वहां 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके जातीय और दूसरे संतुलन साधे गए। ये तो तौर तरीका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का, कि सोशल आपको इंजीनियरिंग कैसा करनी है और सभी को एक सम्मान मिल जाए। और जरूरी नहीं है कि बहुत जाने पहचाने चेहरे, बल्कि जाने पहचाने चेहरों को रिप्लेस किया गया उनसे। वसुंधरा राजे हो, शिवराज चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, इन सब से उनको रिप्लेस किया गया। थोड़ा बहुत चिल्लपो मची, वो भी केवल इन्हीं सत्य असत्य चैनलों पर, बाकी बीजेपी के भीतर तो कुछ नहीं हुआ। ये तरीका तो है इनका काम करने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो साफ होती जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसके भीतर से आवाजें आती हैं कि साहब 500 करोड़ होते तो नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर बन जाते। इनकी बर्बादी की वजह यही है क्या? हाँ बिल्कुल है, मुझे भी मालूम है। मुझे याद है जब नारायण राणे 2005 में, 20 साल पहले नारायण राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, तब इनको एश्योर किया गया था कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आ जाओ टूटकर। और नारायण राणे चले गए थे। तो नारायण राणे को आखिर तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उसका भी एक कारण ये एक कारण है कि आप कितनी करोड़ रुपए दे सकते हो, लीलाव होता है। और कोई छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सबका ओपन। अब अगर इनके जो दुनिया में, बिहार में तो टिकट बेचे गए, मारामारी तक हो गई ना, कहाँ छुपा है? और अब आपको उसका पता चलेगा कि क्यों बिहार में ज्यादा सीटें राहुल गांधी मांग रहे थे या अल्लाह बरू मांग रहे थे, क्योंकि टिकट बेचना है, चुनकर आओ ना आओ। देखो, किसी को भी उठाकर टिकट दे देते यानी बेचते हैं, सीधा सीधा बेचते। अब होता यह है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, किसी को, जिसको किसी को चुनाव लड़ना है
वो पहले 4-5 साल से तैयारियां करता है। अगर छोटी एरिया है तो एक 400-500 लड़के तैयार करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, अपने बैनर्स लगाता है, हर कोई त्योहार होगा उसकी जाहिरात करता है, उसके लिए तीर्थ यात्रा के टिकट वगैरह लेके देता है, तो तैयारी करता है। अब उसके आधार पर वो मानता है कि मैं 50-60 हजार वोट लेकर आऊंगा, लेकिन एमएलए बनने के लिए और 25-30 हजार वोट चाहिए, यानी 90 से लेकर 1 लाख तक जो वोटर वोट पहुंचा सकता है वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो अगर वो खुद के लिए, खुद की ताकत पर 50-60 हजार वोट लाता है, तो अगले 30-40 हजार वोट के लिए वो टिकट खरीदता है। तो अगर अल्लाह बरू टिकट बेचेगा तो मिनिस्टरशिप तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेचेंगे। बात साफ है, बात साफ है ना। तो इसलिए जो नवजोत कौर ने जो बोला है वो मुझे झूठ नहीं लगता। मैंने ये महाराष्ट्र में सुना है। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 15-20 साल पहले 200 करोड़ की बोली लगती थी, 200 करोड़ की। और उतना होने तक हाथ मत लगाओ, वही ना। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि अननोन चेहरे ला रहे हैं, तो अननोन चेहरे लाने का मतलब यह है कि एमएलए का गुट बनाकर कोई अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, तो ऐसा लीडर बीजेपी में नहीं चाहिए। अलग अलग जो आपने नाम बताए, राज्य बताए, वहां से अननोन चेहरे लाने का कारण है कि पार्टी के अंतर्गत सब एमएलए पार्टी के होने चाहिए, ना इस गुट के 10 है, उस गुट के 40 है, उस जो अभी शिव कुमार और सिद्धरामैया का चल रहा है, ऐसी बात बीजेपी में नहीं चलेगी। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि आपके यूपी में कौन है वो, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, या जी और हाँ। किसी के गुट में कितने एमएलए हैं? योगी के गुट में कितने एमएलए हैं? किसी का भी गुट नहीं चलेगा बीजेपी में, यही आधार है। और जब ये होता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीलाम नहीं करना पड़ता। कांग्रेस ने ये और इसलिए ये जो पैसे आते हैं वो सीधे परिवार के खाते में चले जाते हैं। और पार्टी चलानी है तो पैसा तो परिवार की तरफ से निकलेगा। तो इसलिए पार्टी में बचे कुचे लोग हैं, वो लाचार इसीलिए है कि पार्टी चलाना है तो पैसा लगता है, और पैसा तो किसी बाकी नेता के पास है नहीं, वो पूरा का पूरा परिवार के पास है। तो परिवार पर भी घाव होगा बहुत जल्दी, हम देखेंगे। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। आशा है दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिले। भाऊ के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष और हिंदी में प्रतिवाद। उनको भी सहयोग करें, वो भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।